जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न और यहाँ पर 40 बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी पूरी यहाँ पर बुक के क्वेश्चन है। यहाँ पर एमसीक्यू हैं, पूरी बुक के यहाँ पर 40 एमसीक्यू हैं। इतने आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 100% यही पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जरूरी एग्जाम से पहले तैयार करके जाना। इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और कमेंट में बताना कि 40 में से आपको कितने मालूम है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। कितने 1K सब्सक्राइबर बचे हुए हैं 50,000 में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इनको पूरा करवा दीजिए। बहुत ही कम समय लगेगा। आप लोग चाहें तो मात्र 1 घंटे में हो सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहला यहाँ पर पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम में, कि यहाँ पर इटली में, कि ब्रिटेन में, कि यहाँ पर अमेरिका में? और 40 में से आपके कितने राइट आंसर हैं कमेंट में जरूर बताना और बिना चीटिंग किए हुए बताना। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, इटली में हुआ। कहाँ हुआ? जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो ये इटली में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? करो या मरो जो है ये किसका नारा था? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, कि भगत सिंह का, कि महात्मा गांधी का? तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। जो करो या मरो किसका नारा था? तो ये महात्मा गांधी का था। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100% यही पूछे जाएंगे। 40 आप लोग जरूरी तैयार करके जाना एग्जाम से पहले। अगला यहाँ पर तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई? 1882 ईस्वी में, कि 1884 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1885 ईस्वी में, और कि यहाँ पर 1886 ईस्वी में? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तीसरे का सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर, अंशाल पेपर और विद्या क्वेश्चन बैंक सारे से मिलाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी है इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 की, 1924 की, 1929 की, 1934 ईस्वी? तो देखिए जो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 1934 ईस्वी तक चला था। और इसमें क्या हुआ था? 50% तक क्या गेहूं की गिरावट देखी गई थी। कम दाम पर बिके थे। 50% बहुत ही कम दामों पर गेहूं बिके थे। 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था महामंदी। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरीबाल्डी की, बिस्मार्क की, काबूर की, यहाँ पर मेजिनी? तो देखिए जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो देखिए यहाँ पर जो किसकी थी, तो यहाँ पर देखिए इसकी बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? मुख्य भूमिका तो बिस्मार्क की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, अच्छी तरीके से आप लोग देख पाओगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखना। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो देखिए महात्मा गांधी को किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर क्या है? भारत में जो संघीय सरकार को किसको कहते हैं? जो भारत में संघीय सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं, कि प्रांतीय सरकार कहते हैं, कि स्थानीय सरकार कहते हैं? संघीय सरकार को कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहुत सिंपल सा। केंद्र सरकार को हम क्या बोलेंगे? संघीय सरकार बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी आपको तैयार करना है और एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्या है आगे यहाँ पर? भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? भारत में जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? 1980 की, 1990 की, 1993 ईस्वी में, कि 2004 में? तो देखिए भारत में इसका जो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो 8वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। और भारत में पंचायती जो राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना। ये 1992 ईस्वी में इसकी
जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बाकी जो संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई 1993 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। 92 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना की गई। बाकी संवैधानिक कब स्थिति प्रदान की गई तो ये 1993 ईस्वी में प्रदान की गई, ये आपको ध्यान रखना। 8वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म को यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता है। हाँ सही। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास नहीं होता है। देखिए केवल बहुसंख्यक वर्ग में क्या है, धर्म को समानता, ये भी नहीं होता। देखिए सभी धर्मों को समान समझना क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में यही होता है, सभी धर्मों को समान समझना होता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, ना ही कोई एक धर्म में विश्वास होता है। धर्मनिरपेक्ष का काम यही होता है। तो समझ में आया, सभी धर्मों को समान समझना। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं। कमेंट में बताना जरूर कि आपको कितने मालूम है, बिना चीटिंग किए हुए कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 10th में, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है किसमें, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, कि पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में, कि पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, 10वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में क्या कहलाता है, नारीवादी वह पुरुष या स्त्री कहलाता है जो यहाँ पर समान अधिकारों की बात करे। तो राइट आंसर यहाँ पर यही सी वाला हो जाएगा। गैरवा उसी प्रकार से क्या है, अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन कौन से होते हैं, देखिए जिसमें मतलब जान नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर चट्टानें होती है, वो अजैविक संसाधन है। बाकी पौधे, पशु, मछलियाँ, ये सभी क्या हैं, मनुष्य, ये सभी क्या हैं, ये सभी जैविक संसाधन में आते हैं। लेकिन इसमें अजैविक पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पर काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होगी, तो देखिए 12वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ये क्या होगी, यहाँ पर काली मिट्टी होगी, ये ध्यान रखना है। देखिए इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, एक बार वीडियो देख लेना या फिर 2 बार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। यहाँ पर 20 मिनट से ऊपर नहीं वीडियो होगा। तो आप लोग इसको क्या करना है, 2 बार देख लेना है 40 मिनट में, और ये 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इनको रट्टा नहीं मारना है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे, बहुत ही कम शब्दों में है। उसी प्रकार से अगला सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, लौह अयस्क है। इसमें सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन है, सीडेराइट है कि हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है कि यहाँ पर लिमोनाइट है। बता रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा। देखिए ये सभी तो अयस्क हैं लोहे के, लेकिन सर्वोत्तम किस्म का कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल सा, जो मैग्नेटाइट होता है ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। बाकी ये भी अयस्क हैं लेकिन सर्वोत्तम किस्म के नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर ये वाला है मैग्नेटाइट, ये क्या है, सर्वोत्तम किस्म का लोहा माना जाता है। तो इतना समझ में है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, तांबा होगा कि पोटास होगा कि अभ्रक होगा कि संगमरमर होगा। धात्विक खनिज, तो इसमें देखिए 14वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। तांबा क्या है, यह एक धात्विक खनिज है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ, यहाँ पर दूरस्थ क्या है आगे, दूरस्थ स्थित, जो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत। देखिए जो बड़े क्वेश्चन देखने को लगे वो आपको ज़रूरी 100% आएंगे, उनको ज़रूरी याद कर लेना, वही ज़्यादा पूछे जाते। तो ये ध्यान रखना है। मुंबई तथा नागपुर होगा कि यहाँ पर मुंबई तथा कोलकाता होगा, कि मुंबई यहाँ पर सिलचर पोरबंदर होगा, कि यहाँ पर नागपुर तथा हैदराबाद होगा। तो देखिए 15वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। सिलचर और पोरबंदर ये क्या है, कोई मतलब दूरस्थ स्थित जो पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, पूर्व से और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पोरबंदर और सिलचर ये पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1853 ईस्वी में कि 1857 की, 1863 की, 1872 ईस्वी में। तो देखिए भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी,
तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहुत सिंपल सा, ए वाला हो जाएगा। 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना, ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला है एक ऐसा संगठन, क्या बता रहा है? एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, क्या कहलाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यही सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो देखिए 17वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि इसमें व्यापार की बात की गई है। देखिए यहाँ पर व्यापार की बात की गई तो देखिए क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापार की बात की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में भी आंसर मिल जाता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना ऐसे क्या पता। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मानचित्र कार्य कैसे करना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 नंबर के होते हैं, वो भी फ्री के नंबर होते हैं। 20 नंबर ये, 10 नंबर हुए आप लोगों के 100% पक्के हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। 30 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे 70 में से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाकघर, वायु परिवहन, बहुराष्ट्रीय निगम की इंटरनेट। तत्काल का मतलब होता है तुरंत, जैसे यहाँ से कुछ चीज़ भेजे तुरंत वहाँ पहुँच जाए। तो किसके द्वारा होगा? यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा होगा। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बात की गई तो यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें का। अगला है उसी प्रकार से, क्या है? भारत में क्या बता रहा है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग होगा, कृषि होगा, व्यवसाय होगा, कि इनमें से कोई नहीं? भारत में जो हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर कृषि हो जाएगा, जीविका का प्रमुख साधन है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है सभी किसान ही पाए जाते हैं, और मुख्य यहाँ पर जो फसल मतलब स्रोत होता है जीविका का, वो यहाँ पर कृषि ही मानी जाती है। व्यवसाय भी नहीं, कोई भी नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर कोपरा जो है, ये के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या? जिला मंच की, राज्य मंच की, राष्ट्रीय मंच की, ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, जो कोपरा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। राज्य मंच, जिला मंच भी, राष्ट्रीय मंच। तो कोपरा के अंतर्गत राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक से फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 100% यही पूछे जाएंगे, इनसे कुछ नहीं अलग आएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना। तो यहाँ पर पहला है, क्या है यहाँ पर? राष्ट्रवाद के विकास में, क्या बता रहा है यहाँ पर? राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? पुनर्जागरण की, धर्म सुधार आंदोलन की, फ्रांसीसी क्रांति की, ये सभी। तो देखिए ये सभी हो जाएंगे। जो राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा? तो ये सभी रहे, धर्म सुधार आंदोलन भी, और पुनर्जागरण, और फ्रांसीसी क्रांति भी। तो ये सभी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना है मेन चीज़। एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझ में आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, गलत। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, कि ये वाला हो जाएगा कि निम्नलिखित में यहाँ पर नमक तैयार करने में सरकार का एकाधिकार था, कि उपयुक्त सभी। तो देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन में जो यहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर जो नमक का प्रयोग सभी अमीर गरीब करते थे, इसलिए क्या है, उनको समझ पाते। अब जैसे यहाँ पर जो सोना चांदी या फिर कोई बड़ी चीज़ें, जो फल होते हैं बहुत महंगे होते हैं, उनको लिया होता, तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से ये सविनय अवज्ञा नहीं चल पाता, आंदोलन नहीं चल पाता। लेकिन जो नमक होता है, ये अमीर गरीब जो सभी इसका यूज करते हैं, इसलिए उनका प्रयोग अत्यधिक महत्व, इसलिए ये नमक को ही दिया था। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर, भारत में विदेशों को जाने के लिए अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? गिरमिटिया कहलाएंगे, कि पूर्णकालिक श्रमिक कहलाएंगे, सफ़ेदिया कहलाएंगे, कि एग्रीमेंट श्रमिक कहलाएंगे? अब देखिए जो विदेशों को जाते हैं उनको क्या कहलाएंगे? अनुबंधित श्रमिक होते हैं, उनको गिरमिटिया कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? गिरमिटिया कहलाया जाएगा। बहुत सिंपल सा। अगला यहाँ पर, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन यहाँ पर 1917 ईस्वी में, कि यहाँ पर सन 1919 ईस्वी में, कि सन 1921 ईस्वी में, कि यहाँ पर सन 1924 ईस्वी में? तो देखिए यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट है, ये कब पारित किया गया था? तो ये 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए 5 स्टार दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप लोग जरूरी तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर, कि फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
1788, 1789 की, 1790 की, 1787। तो इसका भी सिंपल सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में हुई। बहुत सिंपल सा हो जाएगा, पाँचवें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 में कि 10 में कि 1911 में, 1914 ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर बेल्जियम किस महाद्वीप में है, जो बेल्जियम है ये किस महाद्वीप में है, यूरोप में कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, एशिया की, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। जो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, ये सभी देखिए ये महाद्वीप में ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया भी है। एशिया में हमारा जो इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी एशिया में ही, एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, यूरोप में स्थित है। जो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला यहाँ पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 20 होगा कि 22 होगा कि 24 होगा कि यहाँ पर 26 होगा। तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है, तो ये 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। 8वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 22 भाषाओं का समावेश किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता, यहाँ पर समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाएगा नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक की, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए जब नारी की बात आए, नारी या स्त्री और पुरुष की जो समानता की बात कहे, तो उसको क्या कहलाया जाएगा, वो नारीवादी पुरुष कहलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल से होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा आप लोग जो पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों की याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना। अगला यहाँ पर उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया की अपारदर्शी प्रक्रिया। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसको लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अंतर्गत अनुसार लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, पारदर्शी प्रक्रिया इसको हम कहेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, यहीं से वीडियो को छोड़कर मत जाना। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही कम बच्चे हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर 50 के होने में, तो आप लोग जल्दी से जल्दी पूरे करवा दीजिए। उसके बाद में अगला यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, चाहे जो भी विषय हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, जूट होगी कि यहाँ पर कॉफ़ी होगी, जौ होगी कि यहाँ रबड़ होगी। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया जो यहाँ पर ये रेशेदार फसल कौन सी होती है, तो यहाँ पर जूट होती है। जूट या कपास या फिर जो नारियल रेशेदार होता है, रेशा नारियल होता है, ये सभी क्या है, ये रेशेदार फसलों में आती हैं, ध्यान रखना। 11वें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। जूट होगा या फिर कपास हो या फिर यहाँ पर जैसे नारियल रेशेदार हो, तो वो सभी वो उसके राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी ऑप्शन हो इससे इनमें से मिल जाए तो वही लगा देना। बाकी अगला यहाँ पर झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए कि कोयला के लिए, तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। तो देखिए जो झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12वें का बी वाला हो जाएगा, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, जो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पर देखिए पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। आपके इसमें जो मानचित्र कार्य में भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह आपको बताना है। तो देखिए 13वें में कौन सा हो जाएगा, डी वाला, जो विशाखापट्टनम, ये क्या है, विशाखापट्टनम या फिर जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दो यहाँ पर वो हैं बंदरगाह, वो सभी क्या है, पूर्वी तट पर स्थित हैं, ये ध्यान रखना। विशाखापट्टनम भी है और पश्चिम बंगाल के दो यहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो भी क्या है, वो भी पूर्वी तट पर स्थित हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर सलाल बांध किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है कि यहाँ पर चिनाब नदी पर बना है कि सतलज की यहाँ पर कृष्णा। तो देखिए जो सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो देखिए ये चिनाब नदी पर बना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है, अभ्रक होगा, लौह अयस्क होगा, कोयला होगा कि नमक होगा। तो धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर धात्विक खनिज का उदाहरण लौह अयस्क क्या है, ये धात्विक खनिज का उदाहरण, ये ध्यान रखना है। बाकी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसका भी राइट आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और सुंदरवन
डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 16वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर कौन सा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 24 दिसंबर को कि यहाँ पर 24 अक्टूबर को कि 24 नवंबर को कि 24 सितंबर को। ध्यान से इसको पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर को, तभी लगाना, ये नहीं। और देखिए ए और बी और सी आते हैं, इनमें से आपको एक का ही OMR शीट पर भरना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17वें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। 24 दिसंबर को क्या है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बाकी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं, कौन हुए हैं? यहाँ पर ग्रामीण मजदूर हुए हैं कि शहरी शिक्षित व्यक्ति की, धनी वर्ग के उपभोक्ता की, ये सभी। तो देखिए वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित कौन हुए हैं? तो देखिए ये धनी वर्ग के उपभोक्ता हुए हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं वही लोग ये हुए हैं, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र की, तृतीयक क्षेत्र की, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। आखिरी है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन का साधन है? पूंजी होगा कि लाभ होगा कि सेवाएं होगा कि कर होगा? इसमें उत्पादन का साधन बता रहा है, तो देखिए इसका हो जाएगा ए वाला। पूंजी क्या है? उत्पादन का साधन है, ये ध्यान रखना है। तो ये 40 क्वेश्चन जरूरी तैयार कर लेना, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। मैंने आप लोगों को बताया था 20 मिनट से ऊपर नहीं होगा, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। 40 मिनट में आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बाकी मानचित्र कार्य कैसे किया जाता है मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जरूर ही इसको तैयार करके जाना एग्जाम से पहले, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने राइट आंसर मालूम।